नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और आप देख रहे हैं सुबह की ब्रेकिंग न्यूज। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच कल एक बार फिर से राजस्थान की एसओजी टीम कांग्रेस के बागी विधायकों से पूछताछ करने पहुंची थी, जिसे बाहर ही रोक लिया गया और रात का हवाला देकर एसओजी टीम को होटल में दाखिल नहीं होने दिया गया। टीम को होटल के बाहर से लौटा दिया गया। एसओजी टीम 3 गाड़ियों में होटल पहुंची थी और बताया जा रहा है कि एसओजी टीम की गाड़ियां होटल के गेट पर करीब 15 मिनट तक खड़ी रहीं और फिर वापस चली गईं। आपको बता दें कि इससे पहले भी एसओजी की टीम मानेसर होटल पहुंची थी। इस दौरान भी टीम को सीधे अंदर जाने नहीं दिया गया था। करीब 1.5 घंटे के इंतजार के बाद टीम को एंट्री मिली थी। हमारे साथ हमारे संवाददाता कुंदन सिंह जुड़ गए हैं। कुंदन, आखिर जब टीम वहां पर पहुंची तो होटल स्टाफ ने उनको क्या कहा, किस तरह से उनको मना किया, क्या रूल्स थे जिसके आधार पर होटल ने मना कर दिया एसओजी टीम को अंदर एंटर करने से? ठीक है, बिल्कुल बहुत साफ है। ये पहली बार आईटीसी ग्रांड जो होटल, जो कि सबसे ज्यादा आजकल राजनीतिक सियासी वजह से बना पड़ा है, वहां न जाके बल्कि वहां से करीब 15 किलोमीटर दूर मानेसर और नूह जिले के बॉर्डर पे एक बेस्ट व्यू रिजॉर्ट है, वहां पे गया था। और इससे पहले न्यूज़ 24 ने भी रिपोर्ट में दिखाई थी कि विधायक 2 जगह पे ठहराए गए हैं। रात 11:15 की घटना थी और मैं आपको बताऊं कि वो सेंटर जो होटल है वो कोविड के चक्कर में बंद है, लेकिन उस पर बाहर कोविड सेंटर लिखा हुआ था और अंदर रिजॉर्ट पे लोग ठहराए गए थे। बाद में जब इसकी मीडिया रिपोर्टिंग की गई और ये कहा गया है कि नूह जिले के नोटिफाई लिस्ट में वो होटल कोविड सेंटर के नाम पे नहीं है, तब आनंद फानन में लगा कि प्रशासन की बेइज्जती बंद किया गया। तो रात 11 बजे जब प्रशासन वहां पहुंचा है, एसओजी की टीम, उनको कहा गया कि एक चूंकि होटल है, किसी की प्राइवेसी है, बहुत रात हो चुकी है, अगर आपको पूछताछ करना है तो सुबह आइए। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 3 लेयर ऑफ सिक्योरिटी होती है। पहली लेयर होटल के निजी सुरक्षा गार्ड होते हैं और इसके बाद दूसरी सुरक्षा गार्ड जो होते हैं वो हरियाणा पुलिस के जवान जो कि सीआईडी के और दूसरे विंग के होते हैं, वो सिविल में होते हैं। तीसरा जो जवानों का ग्रुप होता है वो लोकल स्थानीय पुलिस यूनिफॉर्म में रहती है और वो उनको असिस्ट करती है। यानी उनको नहीं जाने दिया अंदर और कह दिया गया कि रात का समय, सुबह आइएगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और आज जोधपुर हाईकोर्ट में कांग्रेस के बागी विधायकों की अर्जी पर सुनवाई होगी, जिसमें पायलट खेमे के विधायकों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के मामले पर सुनवाई की जाएगी। इसको लेकर बागी विधायकों ने स्पीकर के नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इससे पहले हाईकोर्ट ने 21 जुलाई की शाम तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस इंद्रजीत महंती और जस्टिस प्रकाश चंद्र की बेंच करेगी। केजे श्रीवत्सन हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीवत्सन, आखिर कितने बजे सुनवाई है? साक्षी, देखिए, जयपुर हाईकोर्ट में यह सुनवाई हो रही है, जोधपुर में नहीं है। जयपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुबह 10 बजे का वक्त है, लेकिन आज अदालत का जो भी फैसला आएगा वो राजस्थान की राजनीति को आने वाले दिनों के लिए तय करेगा। क्योंकि सचिन पायलट के खेमे के पक्ष में यदि फैसला आता है तो निश्चित तौर पर उनकी ताकत बढ़ेगी और विधायकों के अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया को एक तरह से एक ब्रेक लग जाएगा। लेकिन अशोक गहलोत के या स्पीकर के पक्ष में फैसला आता है तो स्पीकर आजाद हो गए। उसके बाद सचिन पायलट और उनके 19 समर्थक जो हैं उन पर दल बदल कानून के तहत अयोग्यता की तलवार लटक जाएगी। तो आज का फैसला काफी अहम है जयपुर हाईकोर्ट का, चूंकि इस पे दोनों पक्षों की बहस हो चुकी है। सचिन पायलट की तरफ से हरीश साल्वे, मुकुल रोहतगी जैसे बड़े नामी वकीलों ने अपना पक्ष रखा था। उन्होंने कहा कि स्पीकर दे ही नहीं सकते अयोग्य नोटिस किसी तरह का, क्योंकि व्हिप जो जारी किया था वो सदन नहीं चल रहा था, ऐसे में बाहर जारी किया गया था, तो उसकी वैधता को लेकर ही उन्होंने सवाल उठाया। जबकि जो स्पीकर का पक्ष रखा गया था कि स्पीकर के पास अधिकार है, नियम कायदों के तहत दल बदल कानून के तहत यह पूरा मामला दर्ज किया गया। लेकिन एक और रोचक बात इसमें सामने आई है। पब्लिक अगेंस्ट करप्शन करके एक संघ संस्था है, उसने भी इस पूरे मामले में अपने आप को पक्षकार बनाने के लिए आज हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। इसी के साथ कहा कि इसी मामले में वे पक्षकार बनना चाहते हैं। यदि हाईकोर्ट उन्हें भी पक्षकार बनाता है तो हो सकता है कि मामले की सुनवाई थोड़ी लंबी चले। ठीक है श्रीवत्सन, शुक्रिया। और विकास दुबे एनकाउंटर मामले में चल रही जांच पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने के लिए आज होगी सुनवाई। विकास दुबे मामले के याचिकाकर्ता ने यूपी सरकार की तरफ से चल रही जांच को दिखावा बताया है। इसमें यूपी सरकार की तरफ से नियुक्त न्यायिक आयोग को भी अवैध बताया गया है। कोर्ट में यह भी दाखिल किया गया है कि मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी के सदस्य खुद ही पहले फर्जी मुठभेड़ कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में कहा है कि यूपी पुलिस अपने 8 लोगों के मारे जाने के बाद बदला लेने पर उतारू थी। उसने विकास दुबे के गिरोह को निपटाने के लिए गैंग वॉर में शामिल प्रतिद्वंदी गैंग के जैसा बर्ताव किया।
आज सुबह 10 बजे जारी होगा राहुल गांधी का दूसरा वीडियो। राहुल गांधी चीन सीमा विवाद पर वीडियो जारी करते हैं। आज उसी सीरीज का दूसरा वीडियो जारी होगा। पहले एपिसोड को सोशल मीडिया पर काफी अच्छा रिस्पांस मिला था, जिसके बाद आज दूसरा वीडियो जारी होगा। अखिल भारतीय कांग्रेस ने कहा कि ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है, जिसके बारे में प्रत्येक देशभक्त भारतीय को चिंतित होना चाहिए। भारत और नेपाल के बीच जारी सीमा विवाद के बीच एक बार फिर से नेपाल की ओर से भारतीय नागरिकों पर फायरिंग की गई है। बिहार के किशनगंज में भारत नेपाल बॉर्डर पर नेपाल पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें एक भारतीय घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि 3 भारतीय नागरिकों पर फायरिंग की गई थी। घायल का इलाज अस्पताल में जारी है। फिलहाल इस मामले में नेपाल और भारतीय पुलिस जांच में जुट गई हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जून महीने में बिहार के सीतामढ़ी में भारत नेपाल सीमा पर फायरिंग हुई थी, जिसमें शख्स की मौत हुई थी और 3 लोग घायल हुए थे। कोरोना को लेकर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने केंद्र पर बड़ा हमला बोला है। पवार ने कहा कि कुछ लोगों के लिए मंदिर निर्माण का मुद्दा ज्यादा कोरोना से ज्यादा अहम है। शायद उन्हें लगता है मंदिर बनने से कोरोना चला जाएगा। साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों को कोरोना से बचाव को प्राथमिकता देनी चाहिए, ये भी कहा। लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, ये बात भी शरद पवार ने कही है। कोरोनामध्ये सापडलेले लोक त्याला कसं बाहेर काढायचं, या कामाला आपण चालणार नाही। काही लोकांना असं वाटत असेल की मंदिर बांधून त्याची कोरोना जाईल, तर त्या बांधण्याच्या काळजी त्यांनी हा कार्यक्रम घेतला असावा, मला माहिती नाही, काळजी मला माहिती, पण आमच्या दृष्टीला मला कोरोना संकट होत असं वाटतं। आणि कोरोनाच्या मग जे लॉकडाऊन आणि या सगळ्या गोष्टी होत आहेत त्याचा सवन अर्थव्यवस्थेचा परिणाम होतो, छोट्या मोठ्या व्यवसायांचा परिणाम होतो, त्याची हमारे साथ विनोद जगदाले जुड़ गए। विनोद, मेरी दिलचस्पी ये बात जानने में भी है कि आखिर सवाल क्या पूछा गया था शरद पवार से, जिसके जवाब में उन्होंने ये बात कही। देखिए, शरद पवार सोलापुर के दौरे पर थे। कोरोना की जो महामारी फैली है वहां पर क्या उपाय किए जा रहे हैं उसकी वो जांच कर रहे थे, और तभी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर ने पूछा कि 5 अगस्त की तारीख तय की गई है भूमि पूजन की राम मंदिर के, और उसमें पीएम जाने वाले हैं। तो उस पर शरद पवार ने तंज कसते हुए ये कहा है कि कोरोना जो है उसको दूर करना, उसको भगाना, ये सबसे अहम काम सरकार का होता है और इसी काम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि मंदिर जब अगर निर्माण हो गया तो कोरोना यहाँ से निकल जाएगा, कोरोना खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्थव्यवस्था चरमरा रही है इस कोरोना के दरमियान, उसे पटरी पर लाना काफी जरूरी है। तो ये बात शरद पवार ने वहां पर की है, और शरद पवार ने अब मंदिर की बात करते ही तुरंत वहां पर विपक्ष भी हमलावर हो गया। विपक्ष ने भी इसका जवाब दिया है। विपक्ष ने ये कहा है कि मंदिर निर्माण से भले कोरोना नहीं भागेगा, लेकिन महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है, शरद पवार के नेतृत्व में, यानी शरद पवार के सलाह मशवरे से ये सरकार चलती है। मुख्यमंत्री कई बार उनके साथ बैठक करते हैं। तो महाराष्ट्र में कोरोना का जो आंकड़ा है वो 3 लाख के आसपास क्यों जा चुका है, उसमें कमी क्यों नहीं आई है, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर उठाया है। जी विनोद, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और अगली खबर की ओर हम बढ़ते हैं। ये दिल्ली से जुड़ी है। बारिश के बाद पैदा हुए हालात पर आज एलजी अनिल बैजल की दिल्ली सरकार एमसीडी एनडीएमसी के साथ बैठक होगी। साथ ही दिल्ली सरकार और नगर निगम एनडीएमसी अपनी तरफ से किए गए कार्यों के बारे में जानकारी एलजी को उपलब्ध कराएंगे। आपको बता दें कि ये बैठक दिल्ली में कुछ ही घंटों की बारिश में बुरा हाल हो गया था, उसकी वजह से हो रही है। अन्ना नगर में तो जमीन ही धंस गई और मकान ढह गए, तो कई जगहों पर अंडरपास में पानी भर गया था। तो कल की तस्वीरें आपने देखी थी, थोड़ी देर की बारिश हुई थी, उसके बाद हमने जगह जगह पर दिल्ली की सड़कों पर जल जमाव देखा, और सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, हमने बल्कि मकान को ढहते हुए भी देखा था। तो ये सारी तस्वीरें आने के बाद अब एक मीटिंग जिसमें एमसीडी, एनडीएमसी, दिल्ली सरकार, एलजी, इन सभी के बीच में एक बैठक होगी, जिसमें इसके बारे में सोचा जाएगा, हालात पर चर्चा होगी और आगे क्या किया जाना चाहिए, सभी चीजों को दुरुस्त कैसे किया जाना चाहिए, इन पर बात होगी।
और देश में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामले रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। रविवार को कोरोना केस ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 38,902 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 543 लोगों की मौत हुई। आपको बता दें कि यह देश में कोरोना के केस का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। देश में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,77,000 के पार पहुंच गई। वहीं दिल्ली में भी कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1,211 नए मामले सामने आए। इस दौरान 31 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद दिल्ली में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 1,22,797 तक पहुंच गया और मरने वालों की संख्या 3,628 हो गई। बरसात के बाद महाराष्ट्र में कोरोना ने विकराल रूप ले लिया है। महाराष्ट्र में अब एक दिन में कोरोना के 9,518 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 258 लोगों ने दम तोड़ दिया। राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या अब 3,10,455 हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 11,854 तक पहुंच गया है। वहीं 24 घंटे में यूपी में कोरोना के 2,250 नए केस सामने आए, जिसके बाद एक्टिव केसेस की संख्या अब 18,256 हो गई है। यूपी में अब तक 19,845 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं, जबकि 1,146 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। वहीं राजस्थान में कोरोना के मामलों की रफ्तार अचानक से तेज हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 934 नए मामले सामने आए। वहीं 6 लोग कोरोना की जंग में हार गए और उनकी मृत्यु हो गई। वहीं राज्य में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 29,434 हो गए हैं। राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव केस 7,145 हैं। वहीं कोरोना से 559 लोगों की मौत हो चुकी है। बात गुजरात की। गुजरात में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 965 मामले सामने आए। 20 लोगों की हुई मौत। राज्य में कोरोना के कुल 48,441 मरीज हैं। कोरोना के कहर से गुजरात में 2,147 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में 877 लोग डिस्चार्ज हुए। इसी के साथ कुल 34,882 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।